हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो सभी को जो है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है कि पॉल साइंस में जो है हम लास्ट क्लास में जो है पार्लियामेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन टेन्यूअर और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को जो है हम लोग समझे थे। इस वीडियो में जो है हम लोग उसका मेन पार्ट यानी कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश की जो संसद की जो शक्ति है और कार्य है, क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या पावर होता है, इसको जो है हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, काफी स्टूडेंट का ये कहना था कि सर ऑफलाइन पढ़ाते हम लोग काफी दूर रहते हैं, ऑनलाइन थोड़ा कर दीजिएगा तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो भाई ये आप लोग के लिए है। राइट, आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा हुआ है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट करके जो है हमें आप जरूर बताइएगा। उसके पहले जो है जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो जो है आप तक जल्दी जल्दी जो है पहुंच जाए। तो डायरेक्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। देखो भाई, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, राइट, उसका क्या पावर होता है, क्या काम होता है, इसको जो है हम इस क्लास में जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की जो संसद है उसका काम क्या है ना। हमारे देश की जो संसद है जिसको हम लोग कहा जाता है द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा जो है लॉ मेकिंग बॉडी होता है, जो हमारे पूरे देश के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। कानून तो बनाना इसका सबसे मेन काम होता है, यानी कि पार्लियामेंट का सबसे मेन काम होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक्स लॉ फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। राइट, बिना कानून का देश को नहीं चलाया जा सकता। और कुछ दिन पहले ही बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि the country is governed by the rule of law, not the rule of bulldozer and rule of force. Okay, देश को चलाया जाएगा कानून के जरिए, यानी कि कानून सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कानून हमारे देश में कौन बनाता है, कानून हमारे देश में पार्लियामेंट बनाता है। इसका ये सोल पावर है, मतलब मुख्य काम है हमारे देश के संसद का कानून बनाना। अब कानून बनाना ही केवल हमारे देश के संसद का काम नहीं है, बल्कि और भी पूरे देश के बहुत सारे बिजनेस को जो है ये देखरेख करना और कंट्रोल करना भी पार्लियामेंट का काम क्षेत्र में आता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर होता है और पार्लियामेंट किस किस तरीके से जो है देश में जो है कानून के साथ साथ और भी तरीके का कार्य किस तरीके से करता है, एक एक करके बारीकी से समझते हैं। पार्लियामेंट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट का सबसे पहला पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर। अब ये लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, तो पार्लियामेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, यानी कि विधायिका शक्ति। कानून लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट का सबसे पहला काम होता है। हम आपको बताए थे कि पार्लियामेंट का बहुत सारा काम होता है, केवल कानून बनाना ही नहीं होता है, कानून बनाने के अलावा भी जो है संसद का बहुत सारा काम होता है। सबसे पहला काम होता है उसका क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायिका शक्ति काम। लेजिस्लेटिव पावर इज रिलेटेड टू द लॉ मेकिंग पावर, यानी कि संसद जो है उसका मुख्य काम होता है कानून बनाना, और कानून बनाने को लेकर जो है संसद का कुछ विधायिका शक्ति होता है, जिस शक्ति के आधार पर ही जो है संसद क्या करता है, कानून बनाता है। अब संसद किस किस चीज के ऊपर कानून बनाता है, तो सबसे पहला बात होता है कि लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग फंक्शन दिया गया, यानी कि कानून बनाना इसका मेन काम होता है। अब ये किस किस चीज पे कानून बनाता है, तो पार्लियामेंट जो है 3 लिस्ट के ऊपर क्या करता है, कानून बनाता है। ये कौन कौन सा 3 लिस्ट होता है, 3 तरीके का लिस्ट है, जिसमें जो है बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर भी जो है संसद कानून बनाने का अधिकार है और कानून उसके ऊपर बनाता है। वो लिस्ट कौन कौन सा है, वो सबसे पहला लिस्ट आता है आपका यूनियन लिस्ट। क्या आता है, यूनियन लिस्ट। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। तीसरा लिस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट। क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट। एक एक करके हिंदी में भी बताते हैं। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है केंद्रीय सूची। क्या होता है, केंद्रीय सूची। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है केंद्रीय सूची, है ना। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची, और
कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो ये तीन तरीके का जो है सूची है जिसके ऊपर संसद को पावर है कानून बनाने का। अब एक एक करके समझते हैं। जो यूनियन लिस्ट है ये उस लिस्ट को कहा जाता है जिसके ऊपर पार्लियामेंट को ही केवल पावर है कानून बनाने का। मतलब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट है यानी कि जितने भी मैटर्स हैं उन सभी मैटर्स पे कानून बनाने का अधिकार जो है केवल संसद के पास है। यानी कि संसद ही केवल इसके ऊपर जो है कानून बना सकता है। अभी अगर देखा जाए ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है तो 97 सब्जेक्ट है। कितना मैटर है? 97 सब्जेक्ट। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? जैसे डिफेंस, राइट। डिफेंस के ऊपर रक्षा और रक्षा से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, यानी कि संसद ही तय करता है, डिफेंस रिलेटेड लॉ को बनाता है। साथ ही साथ डिफेंस के साथ साथ अगर बात किया जाए तो फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए कोई भी जो है मुद्दा, विदेश नीति से कोई भी जुड़ा कानून जो है संसद बनाता है। उसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए करेंसी, हमारे देश में करेंसी छापना, कौन सा करेंसी छापा जाएगा ये भी जो है तय करता है पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाता है। करेंसी के साथ साथ अगर हम लोग बात किया जाए हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स है जिसके ऊपर जो है संसद के पास पावर है कानून बनाने का। जैसे हो गया डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, उसी के साथ साथ जो है रेलवे, ये सब चीज के ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? पार्लियामेंट को। और इस तरीके से करके जो है 97 मैटर है जिसके ऊपर संसद को पावर दिया गया है कानून बनाने का। मतलब राइट, द पार्लियामेंट हैज द सोवरेन पावर टू मेक लॉ ओवर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय हैं जैसे कि रेलवे, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी और इस तरीके से 97 और सब्जेक्ट है जिसके ऊपर केवल संसद का जो है अधिकार है कानून बनाने का। और संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश के ऊपर जो है लागू होता है केंद्र सूची के आधार पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पार्लियामेंट का सोल पावर है कि पार्लियामेंट ही केवल यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगा। आगे अगर बात किया जाए स्टेट लिस्ट का, राज्य सूची का बात किया जाए तो राज्य सूची पे कानून बनाने का जनरली कानून कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? हर एक स्टेट का अपना अपना एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जिस लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। वही उसी को पावर दिया गया है स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का। यानी कि वेस्ट बंगाल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट के लिए जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं वो राज्य के लिए वो खुद कानून बनाएगा। यानी कि साफ भाषा में अगर समझा जाए तो राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानसभा के पास होता है। यानी कि स्टेट असेंबली के पास पावर होता है उसके ऊपर कानून बनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशंस है और कुछ ऐसा इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है पार्लियामेंट का पावर होता है कानून बनाने का। जनरली जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, है ना, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, सपोज दैट उस स्टेट में अगर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगा हो, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा हो, तो उस सिचुएशन में जो है पार्लियामेंट क्या करता है? स्टेट लिस्ट के ऊपर ही कानून बनाता है। समझ में आया? दैट मीन्स पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ओवर द स्टेट लिस्ट व्हेन द स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर किसी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है, तो उस समय उस राज्य के लिए कानून बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास मिल जाता है। और पार्लियामेंट ही जो है राज्य सूची के अंतर्गत क्या कर सकता है? किसी भी विषय पे राज्य के लिए कानून बना सकता है। लेकिन कब? एबनॉर्मल सिचुएशन में। एबनॉर्मल का मतलब होता है जब उस राज्य में आपातकालीन जैसी स्थिति लगाया गया है। प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे
दूसरा क्या होता है, कब पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का? नेशनल इमरजेंसी, जब पूरे देश में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो उस समय राज्यसभा के पास पावर होता है टू मेक लॉ, राइट, टू मेक लॉ ओवर द यूनियन लिस्ट एज वेल एज स्टेट लिस्ट। पूरे देश के लिए भी राज्यसभा कानून बना सकता है या एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी कानून बना सकता है। नेशनल इमरजेंसी जब पूरे देश में लागू होता है तो पूरा देश का सारा स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है और सारा पावर जो है राज्यसभा के पास चला जाता है, लोकसभा भी भंग हो जाता है। तो राज्यसभा के पास, राज्यसभा को परमानेंट चेंबर इसीलिए कहा जाता है। तो परमानेंट चेंबर होने के नाते वो पूरे देश के लिए भी कानून बना सकता है और साथ ही साथ किसी राज्य के राज्य सूची के आधार पर भी उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। तो इस सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास क्या होता है, पावर होता है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का। आगे अगर बात किया जाए तो जब दो स्टेट यानी कि 2 स्टेट्स जब रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट से कि भाई मेरा कानून बना दो, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट क्या करता है, उनके लिए स्टेट लिस्ट के आधार पे उनके लिए कानून बनाता है। मतलब when two state requested to the parliament to make law for their state, राइट, अंडर द स्टेट लिस्ट, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट क्या करता है, उनके लिए कानून बना देता है। तो ये सब कुछ क्या है, सिचुएशन है जिस सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची पर कानून बनाने का। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन विच इट मेक्स द लॉ फॉर द स्टेट लिस्ट, है ना, एंड फॉर स्टेट के लिए भी क्या करता है, किसी किसी सिचुएशन में कानून बनाता है। आगे बात किया जाए स्टेट लिस्ट के बाद, अच्छा स्टेट लिस्ट में टोटल कितना ओरिजिनली कितना सब्जेक्ट आता है, टोटल ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट आता है, तो 66, टोटल कितना आता है 66। लेकिन अगर तुमसे अभी कोई पूछे कि प्रेजेंट में कितना है 59, ओरिजिनली कितना है 66 सब्जेक्ट है। और क्या क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि लैंड, दूसरा पुलिस, तीसरा पब्लिक ऑर्डर, चौथा फिशिंग, ये सब चीज के ऊपर जो है स्टेट के पास पावर होता है कानून बनाने का, है ना, इन सारे मैटर्स के ऊपर। अब बात आता है कंक्यूरेंट लिस्ट। अब ये कंक्यूरेंट लिस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ये कंक्यूरेंट लिस्ट उस लिस्ट को कहा जाता है जिस लिस्ट पे और जो इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बनाता है। क्या बताएं हम, कंक्यूरेंट लिस्ट उस सूची को कहा जाता है जिस सूची पे संसद और राज्य विधानसभा मिलकर एक साथ उस पे कानून बनाता है। यानी कि कंक्यूरेंट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जो भी मैटर्स होते हैं विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, इसीलिए दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर उसके ऊपर कानून बनाता है। तो उस सूची को कहा जाता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में टोटल ओरिजिनली कितना सब्जेक्ट है, तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कंक्यूरेंट लिस्ट पे तो टोटल अभी 47 है। कितना सब्जेक्ट है, 47 सब्जेक्ट ओरिजिनली है। समवर्ती सूची में 47 विषय है जिस विषय पे पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर क्या करता है, कानून बनाता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा, राज्य विधानसभा। ये दोनों मिलकर क्या करता है, इन 47 सब्जेक्ट पे क्या करता है, कानून बना सकता है। जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि एक मैटर्स है फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है यानी कि जो वन है, इसके जुड़े हुए कोई भी कानून जो है राज्य व्यवस्था विधानसभा और संसद मिलकर कानून बनाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, सीआरपीसी में कोई चेंजेस किया जाता है तो दोनों मिलकर करते हैं। जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा कौन सा सूची में आता है, समवर्ती सूची में, इसलिए शिक्षा पे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करता है, कानून बनाता है और डिसीजन लेता है और इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये कंक्यूरेंट लिस्ट होता है जिसके ऊपर संसद और राज्य विधानसभा दोनों मिलकर कानून बनाता है, राइट। इसीलिए इसको कंक्यूरेंट लिस्ट लिखा गया है। एक और पावर होता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। क्या पावर होता है, रेसिड्यूरी पावर। क्या होता है, रेसिड्यूरी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे, समझो भाई, ये यूपीएससी लेवल का बता रहे हैं। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, पार्लियामेंट का एक स्पेशल पावर है। कोई भी अगर मैटर आता है, जो मैटर ना यूनियन लिस्ट में लिखा है, ना स्टेट लिस्ट में लिखा है, ना कंक्यूरेंट लिस्ट में लिखा है, कोई नया यूनिक मैटर आया विच इज नॉट मेंशन्ड इन द 3 लिस्ट, तो उस मैटर पे कानून बनाने का पावर किसको दिया गया है, तो उस पे भी कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। यानी कि कोई ऐसा मैटर जो मैटर तीनों लिस्ट में है ही नहीं, तो उस लिस्ट पे भी, उस मैटर्स पे भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। और इसी पावर को पार्लियामेंट का क्या कहा जाता है, रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है। तो ये हमारा पहला पार्लियामेंट का पावर देखे कि पार्लियामेंट का पावर क्या क्या है। तो अगर ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो पार्लियामेंट तीनों लिस्ट पे क्या करता है, कानून बनाता है, और जो लिस्ट के बाहर है उसके ऊपर भी कानून बनाता है। यानी कि पार्लियामेंट के पास जो है, पार्लियामेंट मतलब क्या बोलेंगे, बहुत शक्तिशाली लेजिस्लेटिव बॉडी है जो हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। एक राज्य के लिए भी कानून बनाता है, देश के लिए भी कानून बनाता है, और जो मैटर्स नया होता है उसके ऊपर भी संसद को ही पावर है कानून बनाने का। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे संसद के दूसरे पावर को जो है और शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इस वीडियो को अंत तक देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन हम बहुत इजी कर दिए, बहुत इजी, और सारा कंप्लीट नॉलेज इसी वीडियो में है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर के बाद जो है दूसरा संसद का क्या शक्ति होता है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड काम पार्लियामेंट करता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ जो बन कराया है उसको इंप्लीमेंट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है उसको नियंत्रित करने का काम होता है संसद का, और उसी काम को संसद का एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है, जिस पावर का इस्तेमाल करके संसद सारे ही देश के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको उनके कामों और उनके जो एक्टिविटी और जो पॉलिसी होता है उसको वो लोग क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर समझने से पहले ये संसद का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। एग्जीक्यूटिव पावर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और इस पावर के तहत क्या करता है पार्लियामेंट, देश के जितने भी प्रशासन होते हैं, देश के जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, सभी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और उनके कामों को क्या करता है, रेगुलेट और स्क्रूटिनाइज करता है, क्योंकि उनको जो काम दिया गया है वो काम ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं ना, ये देखने का काम होता है पार्लियामेंट का, और इसी पावर को एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। तो हमारे देश में क्या है, हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। क्या करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो, our Indian constitution adopted parliamentary form of government, and in the parliamentary form of government where the executive is responsible to the legislature। देखो, पार्लियामेंट्री का मतलब ही होता है, इस सिस्टम का मतलब ही होता है कि जहां पे
जो एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव जो देश चलाने का काम कर रहा है, राइट, और जो लोग इसका जिम्मा लिए हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, लेजिस्लेचर के प्रति। और हमारे देश का लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के प्रति जितने भी देश के जो प्रशासक है, जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, वे सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति। तो यानी कि यहां पे बात कहा जा रहा है, और पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, right, control over the executive and try to scrutinize right their policy and their act। उनका हर जो काम है उस काम पे नजर रखने का काम होता है संसद का। संसद कार्यपालिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और वो नियंत्रित करने का बहुत सारा तरीका है। मतलब पार्लियामेंट adopted several process and method right to control the executive for its policy and act। उनके काम और उनका जो नीति है उसको कंट्रोल करने के लिए और लिमिट में रखने के लिए बहुत सारा मेथड का इस्तेमाल करके लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो क्या क्या मेथड है एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है, यानी कि देश के जो शासक है, देश के जो ब्यूरोक्रेसी और देश के जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, जो सरकार है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कैसे, तो एक है क्वेश्चन आवर, दूसरा होता है जीरो आवर, तीसरा होता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब क्या है, मेथड है। ये सब क्या है, दीज आर द मेथड। ये सब आपका मेथड है जिसके जरिए पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव पे नियंत्रण रखता है। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर बेसिकली क्या होता है, एक आवर होता है जहां पे जो है मौका दिया जाता है कि कोई भी जो पार्लियामेंट का जो सदस्य है, ऑपोजिशन या ऑपोजिशन के पास ये पावर होता है कि वो सरकार के किसी मंत्री यानी कि मिनिस्टर से उनके मिनिस्ट्री रिलेटेड काम के बारे में उनसे पूछ सकता है और उनसे जवाब मांग सकता है। और जो मिनिस्टर होते हैं उनको इसका जवाब या तो ओरली देना पड़ता है या तो रिटन लिख कर जो है 10 दिन के भीतर आपको आंसर देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति ऑपोजिशन जब किसी मंत्री से कुछ पूछता है, जैसे शिक्षा मंत्री से पूछता है कि शिक्षा में जो है ये सारा कुछ हो रहा है, ये जो धांधली हो रहा है, एसएससी का फ्रॉड हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा बाय इज्जत। अगर वो नहीं देते तो ये पूरा लाइव चलता है, जिससे देश के लोग देखेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री कितना करप्ट है, आंसर नहीं दे, उनके पास आंसर नहीं है, यानी कि घोटाला हुआ है, यानी कि वो भी जानते हैं और मानते हैं कि हाँ हम लोग से गलती हुई है। तो ऐसा शिक्षा मंत्री को दोबारा जो है वो चुन के ही नहीं भेजते और उनका कैरेक्टर और उनका सब कुछ खराब हो जाता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो सरकार से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, और सरकार से क्वेश्चन पूछना अपने आप में क्या होता है, उनको उनके काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्या करता है, दिखाता है कि भाई वो कितना अपने काम के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल है। जीरो आवर क्वेश्चन आवर के ठीक बाद होता है, जैसे कि अभी मेनली 1 बजे क्या होता है, जीरो आवर स्टार्ट होता है आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जीरो आवर क्या होता है, जीरो आवर हमारे संविधान और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में नहीं है, लेकिन ये किया जाता है। जीरो आवर जहां पे एक व्यक्ति राइट फ्रीली होके जो है कोई भी क्वेश्चन किसी भी सरकार के मंत्री या सदस्य से जो है पूछ सकता है, राइट। और इसमें वो सब मैटर पूछा जाता है जो अर्जेंट होता है। मानो डे टू डे अफेयर्स, देश में जो रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे पुल टूट रहा है, कहीं पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, कहीं पे कुछ करप्शन हो रहा है, तो जितना कुछ होता है ये मैटर को जीरो आवर में जो है
उठाया जाता है और सरकार से पूछा जाता है कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या स्टेप लिया है इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। बट हमारे देश में जीरो आवर होता ही नहीं है, होता भी है तो 10 से 15 मिनट, समझ में आया। सरकार अलाउ ही नहीं करवाता है जीरो आवर को, नहीं तो सरकार खुद फंस जाएगा। तीसरा क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, सरकार को गिराने के लिए जो है, राइट, पार्लियामेंट क्या करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करता है और सरकार से कहता है कि आप अपना मेजोरिटी दिखाइए कि आपके पास मेजोरिटी है भी या नहीं। और अब उस समय सरकार को क्या करना पड़ता है, अपना मेजोरिटी दिखाना पड़ता है। जैसे लोकसभा में 272 सदस्य जिस पार्टी का आता है वो पार्टी सरकार बनाता है और सरकार चलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑपोजिशन इनको डराने के लिए, और या ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और इनके पार्टी में ही फूट है, इनका जो मेजोरिटी है और जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है और ये पेश किया जाता है और इसमें सरकार को अपना मेजोरिटी शो करना पड़ता है लोकसभा में। और अगर वो शो नहीं कर पाता, यानी कि 272 अगर उनके सदस्य नहीं होते हैं, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट प्रूव देयर मेजोरिटी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि सरकार जो है गिरा दिया जाता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाता है और सरकार अपना कॉन्फिडेंस और मेजोरिटी नहीं पेश कर पाता है लोकसभा में, तो सरकार जो है कोलैप्स हो जाता है, पूरा सरकार ही क्या होता है, गिर जाता है। क्या होता है, पूरा सरकार ही गिर जाता है। तो ये कई बार हुआ है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था, एक वोट से उनका सरकार गिर गया था, एक सीट से उनका सरकार गिर गया था। तो इसको कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी फिलहाल हमारा एक पड़ोसी देश, राइट, पाकिस्तान, इमरान खान उसका प्रधानमंत्री था, वहां का भी संसद जो है उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनको क्या किया, वो प्रूफ नहीं कर पाया अपना मेजोरिटी, उनका सरकार गिर गया। समझ में, हमारे देश में भी हुआ है। तो ये सारा मेथड का इस्तेमाल करता है संसद देश के कार्यपालिका को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक और बात, हमारे देश में जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट होता है और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ लोकसभा, सो they have to responsible and accountable, right, collectively accountable and responsible to the Lok Sabha। उन सभी सदस्य को जो है लोकसभा के प्रति क्या होना पड़ता है, यानी कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। भले आप मंत्री है तो क्या हुआ, आपको लोकसभा में आना पड़ेगा, राइट, आपको बिल पेश करना पड़ेगा। और अगर आप क्या करते हो कि every individual and collective members of ruling party, that is called cabinet, the cabinet must responsible towards the Lok Sabha, और जवाब देना पड़ता है। अगर एक भी इंडिविजुअल वहां पे क्या होता है, अगर उसका मेंबरशिप सीज हो जाता है तो वो क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहता है। और साथ ही साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया गया, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना पड़ेगा, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगर मनी बिल पेश किया गया और मनी बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो यानी कि कैबिनेट के पास अब जो है कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, तो उस सिचुएशन में इसको हटाया जा सकता है, सरकार गिर जाता है। क्या होता है, सरकार गिर जाता है। तो इस तरीके से संसद जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल रखता है। समझ आया। अब समझते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर के बाद हम लोग समझते हैं जुडिशियल पावर। क्या समझते हैं, जुडिशियल पावर, कि खाली कार्यपालिका संबंधित काम ही नहीं है पार्लियामेंट, यानी कि हमारे देश का जो संसद है उसके पास केवल एग्जीक्यूटिव काम ही नहीं और एग्जीक्यूटिव पावर ही नहीं है, बल्कि कुछ जुडिशियल पावर भी है। क्या है, जुडिशियल पावर। अब देखो जुडिशियल पावर क्या होता है, जुडिशियल पावर का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू द जस्टिस, या विच इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट और रिमूवल, राइट, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉम हिज एंड हर पोस्ट, है ना, जुडिशियल पावर। द पार्लियामेंट हैज एक्सरसाइज द जुडिशियल पावर।
कितने तरीके का जुडिशियल पावर संसद क्या करता है, इस्तेमाल करता है? जैसे कि सबसे पहले पार्लियामेंट जो जुडिशियल पावर इस्तेमाल करता है, जुडिशियल पावर पार्लियामेंट यानी कि इट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये क्या कर सकता है, संसद के पास इतना शक्ति होता है कि जजेस को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए वो रिमूवल यानी कि इम्पीचमेंट ला सकता है। जजों को हटाने के लिए कौन सा प्रक्रिया लाया जाता है, कौन सा प्रक्रिया है? इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग जो है कौन ला सकता है? संसद ला सकता है। यानी कि हमारे देश के संसद के पास इतना पावर है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज और हाई कोर्ट, सारी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को हटाने और बर्खास्त करने के लिए जो है वो इम्पीचमेंट क्या कर सकता है, संसद ला सकता है उनके खिलाफ, यदि वो करप्शन, मिसबिहेवियर करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए महाभियोग ला सकता है। ये एक पावर है जुडिशियल पावर के अंतर्गत। दूसरा पावर क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का दूसरा पावर है कि इट कैन ऑल्सो रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। देखो, पार्लियामेंट केवल जजेस को ही नहीं हटा सकता है, देश के जो हमारे सबसे बड़ा, जो सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है देश का राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति पहला हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और दूसरा देश का उपराष्ट्रपति, दोनों को उनके पद से हटाने के लिए हटा सकता है और हटाने के लिए इम्पीचमेंट कौन ला सकता है? संसद। पर हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने का केवल पावर किसके पास है? संसद के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। आगे अगर बात किया जाए तो हमारा देश के जो संसद है उसके पास एक और पावर है। क्या पावर है? हमारे देश के संसद के पास ये भी पावर है कि ये और भी ऑफिसर को हटा सकता है। इट कैन ऑल्सो रिमूव, ये और हटा सकता है किसको? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और किसको हटा सकता है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, है ना, उनको, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी जो है उनके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट ला सकता है। और ये पावर हमारे देश में केवल किसको है? संसद के पास है। किसको है? संसद के पास है। समझ में आया? तो ये रहा पूरा जुडिशियल पावर। इसके साथ ही साथ संसद के अगर कोई सदस्य संसद का पालन नहीं करते हैं, उनके कानून का, संसदीय कानून और प्रणाली का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, तो उनको भी ब्रीच करने के लिए और कंटेम्प्ट करने के लिए उनको क्या कर सकता है? उनके पद से हटा सकता है। इतना पावर है संसद के पास। जुडिशियल पावर के बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। कौन सा पावर का बात करते हैं? फाइनेंशियल पावर, यानी कि हमारे जो संसद है, संसद के पास केवल न्यायिक शक्ति नहीं है बल्कि उसके पास कुछ वित्तीय शक्ति भी है। फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या होता है? फाइनेंस रिलेटेड पावर, मतलब द पार्लियामेंट एक्सरसाइज द फाइनेंशियल पावर, है ना, ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी जो है संसद के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर होता है। क्या क्या पावर होता है? सबसे पहला, संसद के पास पावर होता है कि संसद के परमिशन के बगैर सरकार एक पैसा किसी के ऊपर टैक्स लगा नहीं सकता है और टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। यानी कि विदाउट द पीरियड परमिशन और एसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, the executive, the government cannot collect revenue from the people and cannot increase the revenue, right? ना वो टैक्स को बढ़ा सकता है और ना वो टैक्स को क्या कर सकता है? लोगों से ले सकता है, जब तक संसद का उसके ऊपर मंजूरी ना मिल जाए। सोचो कितना बड़ा पावर होता है ना। हमारे देश में जो बजट होता है, जो एनुअल बजट पेश होता है, वो बजट भी जो है तब तक उस बजट का 1 रुपया
पैसा सरकार खर्चा नहीं कर सकता है जब तक कि संसद के द्वारा वो बजट पास ना हो जाए। यानी कि जब तक पार्लियामेंट एसेंट ना दे दे और अप्रूवल ना दे दे, विदाउट द पीरियड अप्रूवल, राइट, गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेंड एंड स्पेंड, राइट, 1 रुपीज फ्रॉम द बजट एलोटेड। जो भी पैसा अलॉट किया गया सरकार को, वो तब तक सरकार उसका पैसा का खर्चा नहीं कर सकता है जब तक कि पार्लियामेंट उसको क्या करे, इजाजत ना दे दे पैसा खर्चा करने का, यानी अप्रूवल ना दे दे। ये पावर होता है फाइनेंशियल पावर। ये पावर होता है। और एक और होता है, मान लो अगर बजट आपको अलॉट कर दिया गया, पार्लियामेंट आपको अप्रूवल दे दिया, और हमारे देश में तो या तो आप लोगों को पता है फरवरी में क्या होता है, हमारा एनुअल बजट पेश होता है, जिस बजट में एक साल के खर्चा के लिए सरकार को कुछ पैसा दिया जाता है। ये सारे काम पे एक साल के काम के लिए सरकार को क्या होता है, बजट अलॉट किया जाता है। बट अगर वो बजट सरकार क्या करता है कि ठीक ठाक तरीके से एक साल में वो खर्चा नहीं कर पाया या बच गया, तो बचा हुआ पैसा क्या करता है, पुनः वापस क्या करता है, सरकार को लौटाना पड़ता है। किसको, पार्लियामेंट को, है ना। और साथ ही साथ जहां जहां खर्चा किया है उसका जांच करने के लिए संसद बहुत सारा कमेटी को बना रखा है, ताकि सरकार इस पैसे को गलत जगह और गलत तरीके से जो है, और इसका करप्शन ना हो, धांधली ना हो, इसके लिए बहुत सारा कमेटी है। देखो, एक हम बता रहे, एक होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक और कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। क्या नाम है, एस्टीमेट कमेटी। ये सारा कमेटी है, जो कमेटी क्या करता है, सरकार के ऊपर नजर रखता है, उसके फाइनेंशियल रिलेटेड टैक्सेस, एग्जम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज के ऊपर क्या होता है, सरकार का नजर रखता है कि सरकार कहां पे कितना रुपया खर्चा कर रहा है, सबका हिसाब किताब इन्वेस्टिगेशन करता है, और इस तरीके से संसद को रिपोर्ट पेश करता है। और संसद को अगर लगता है कि कहीं पे धांधली हुआ है, तो संसद डायरेक्ट सरकार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और कमिटी बैठा देता है, जो जांच करके बताता है कि सरकार कहीं पैसा इधर उधर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पावर होता है। हमारे देश के कॉन्सोलिडेट फंड पे जो है पार्लियामेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट कंट्रोल द कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। समझ में आया, जहां पे टैक्स का पैसा आता है, उस टैक्स के पैसा का ऊपर जो है निगरानी कौन रखता है, पार्लियामेंट रखता है। तो फाइनेंशियल पावर समझ में आया। और फाइनेंशियल पावर के आगे जो है हम लोग एक और क्या होता है, संसद का बहुत शक्तिशाली और सबसे सुपीरियर पावर होता है। अब तक तो हम लोग फाइनेंशियल जुडिशियल पावर पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर होता है क्या करने का, पार्लियामेंट के पास पावर होता है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटेंट पावर होता है, क्या पावर होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में परिवर्तन, संविधान में कोई चीज संशोधन करने का पावर किसके पास है, संसद के पास। ओनली एंड ओनली संसद के पास पावर है संविधान में कुछ चीज हटाने का या कुछ नया चीज जोड़ने का, संशोधन करने का पावर, यानी कि अमेंडमेंट पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। इस मुल्क में, भारत के मुल्क में जो है, संसद के पास ही केवल एकमात्र ऐसा शक्ति है जिसके आधार पे जो है संसद संविधान में कुछ चीज चेंज, बदल और कुछ नया चीज जोड़ सकता है। वरना और किसी के पास पावर नहीं है हमारे देश में कि संविधान में क्या करे, कुछ चेंजेस ला सके। समझ में आया। अब बात करते हैं ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखो, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद के पास पावर है कि संविधान में क्या कर सके, आवश्यक परिवर्तन कर सके और कुछ चेंजेस भी कर सकता है ना। और इसको लेकर जो है आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट 3 तरीके से जो है अमेंडमेंट कर सकता है संविधान में। 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है। एक होता है सिंपल मेथड के जरिए संविधान में संशोधन कर सकता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है स्पेशल,
स्पेशल मेथड है, एक होता है स्पेशल मेथड विथ हाफ ऑफ स्टेट, हाफ ऑफ स्टेट, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधा राज्य का समर्थन। सिंपल मेथड के बारे में बताया गया जहां पे 33.5% मेजोरिटी से संविधान में संसद क्या कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है ना। सिंपल मेथड का मतलब क्या होता है, मतलब विद द सिंपल मेथड, विद द सिंपल मेजोरिटी, parliament can amend the constitution and that kind of amendment is called by the simple method. स्पेशल मेजोरिटी किसको कहा जाता है, स्पेशल मेथड मतलब जहां पे 2/3 मेजोरिटी लगता है। कितना लगता है, 2/3, यानी कि 66.5%, 66.5%, यहाँ पे 66.5% मेजोरिटी चाहिए संविधान में कुछ चेंजेस करने का। ये क्या होता है, संविधान स्पेशल मेथड जो होता है संविधान के कुछ बड़े बड़े प्रोविजन में चेंजेस लाने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट के पास अगर 2/3 मेजोरिटी है तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम ईच हाउस। प्रत्येक हाउस से पास करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए सरकार को, यानी कि संसद को। और एक होता है स्पेशल मेथड विद हाफ ऑफ स्टेट, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और आपको हाफ ऑफ स्टेट। हाफ ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ स्टेट का मतलब होता है 28 राज्य में 14 राज्य का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए पार्लियामेंट को पास करवाने के लिए। और प्लस देश के जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पे 14 स्टेट का समर्थन चाहिए सिंपल मेजोरिटी के जरिए, तब जाकर उस चीज में चेंजेस हो सकता है। बट केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट इसी में है कि क्या जो संसद है संविधान को कुछ भी चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द होल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेकर एक केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन देते हैं और क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में चेंजेस ला सकता है, संसद के पास पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है चेंज नहीं कर सकता है संसद। यानी कि पार्लियामेंट जो है इज नॉट अ एब्सोल्यूट सोवरेन बॉडी हु कैन चेंज व्हाटएवर ही वांट टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, वो जो चेंज करना चाहे वो चेंज नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप बाकी संविधान में चेंजेस ला सकते हो। ये केशवानंद भारती केस कहता है। बाद में मिनर्वा मिल केस में 1980 में ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट दोहराता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट नहीं चेंज हो सकता है, डीपीएसपी नहीं चेंज हो सकता है, ये सब क्या है, फेडरल सिस्टम, ये नहीं चेंज हो सकता। ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई छेड़छाड़ संसद भी नहीं कर सकता है। यानी कि संसद के पास पावर है चेंजेस लाने का, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, बाकी पूरे संविधान में चेंजेस ला सकता है। इसी पावर को कहा जाता है अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, विथ 3 मेथड, सिंपल मेथड, स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ स्टेट। समझ में है, 3 तरीके से संविधान में वो चेंजेस ला सकता है। अब इसके बाद जो है पार्लियामेंट का कुछ और काम होता है। अमेंडमेंट पावर के बाद जो है पार्लियामेंट का एक सबसे और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इलेक्शन रिलेटेड। पार्लियामेंट क्या करता है, इलेक्शन पावर होता है। पार्लियामेंट के पास क्या होता है, इलेक्शन पावर होता है। पार्लियामेंट जो है इलेक्शन भी करवाता है, यानी कि संसद जो है चुनाव भी करवाता है। किसका चुनाव करवाता है भाई, पार्लियामेंट जो है चुनाव भी करवाता है। हमारे देश में जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है
और हमारे देश में जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये दोनों कौन करवाता है? ये दोनों करवाता है पार्लियामेंट। कौन करवाता है? पार्लियामेंट। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। देश के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद जो है वो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। यानी कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव, और देश के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? संसद करता है। ठीक है। और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये भी कौन करवाता है? ये भी करवाता है संसद, है ना। देश संसद का लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, साथ ही साथ संसद का लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? चुनते हैं। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है उसमें भी जो है पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। मतलब देखा जाए तो देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसके बाद देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है बहुत सारा इलेक्शन लॉ बनाया है। क्या करने के लिए? इलेक्शन करवाने के लिए। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बात किया जाए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लॉ बनाया है। ये कब आया था? 1952। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लॉ 1952, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लॉ भी कब आया था? 1952। इसके बाद एक और लॉ बनाया था आरपीए, इसको इसका पूरा नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये आया था 1950 में। एक और आता है आरपीए, ये कब आता है? 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यानी कि देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव है वो पार्लियामेंट करवाता है। साथ ही साथ उनके लिए बहुत सारा इलेक्शन लड़ने का बहुत सारा कानून भी बनाता है पार्लियामेंट। साथ ही साथ उसका बात बताए तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा होता है, लोकसभा एक जो सदन है, हाउस है, लोकसभा क्या करता है? अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर का क्या करता है? चुनाव करवाता है। यानी कि लोकसभा elects its own presiding officer, speaker and deputy speaker। डेप्यूटी स्पीकर, जब स्पीकर नहीं रहता है तो डेप्यूटी स्पीकर क्या करता है? स्पीकर का काम करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में एक और सदन होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। वो क्या करता है? राज्यसभा अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चुनता है, उसको कहते हैं डिप्यूटी चेयरमैन। कौन होता है? डिप्यूटी चेयरमैन। यानी कि राज्यसभा को कौन संचालित करता है? डिप्यूटी चेयरमैन, और लोकसभा को स्पीकर। तो लोकसभा elects its presiding officer, speaker and deputy speaker, and Rajya Sabha elects their own presiding officer, deputy chairman। क्या कहा जाता है? डिप्यूटी चेयरमैन। तो इस तरीके से ये इलेक्शन पावर है। कुछ और पावर है पार्लियामेंट का। क्या पावर है पार्लियामेंट का? अदर्स पावर। इसको कहा जाता है अदर्स पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है, एंड इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी, भारत का जो एरिया है उसको बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है उसको टाइम टू टाइम बढ़ाने का भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास एक और पावर है। क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? पार्लियामेंट कैन create or abolish legislative council by the recommendation of state। स्टेट अगर क्या करता है कि रिकमेंड करता है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाए, तो पार्लियामेंट उस लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देता है उसके लिए। या स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, तो पार्लियामेंट कैन एबॉलिश। That means Parliament can create or can abolish the legislative council by the request of the state legislature। ये पार्लियामेंट का जो है इतना सारा पावर होता है। तो इसके बाद जो है आपको पार्लियामेंट का एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं जो हम आपको बता दिए, राइट। और आगे अब किस टॉपिक पे जो है आपको वीडियो चाहिए, आप जो है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप रिसरा श्रीरामपुर से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन भी क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट हमारे साथ जो है जुड़ सकते हो।
राइट? तब तक के लिए जो है धन्यवाद।